ये बैकप्लेट लगा हुआ है। अच्छा। और ये हाँ। बैकप्लेट जो है आपको यहाँ से स्क्रू हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम्म। में इसका हीट सिंक है। ये पूरा का पूरा हीट सिंक का ग्रिल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज हमारे साथ हैं आप, अगर आप जानते नहीं हो तो अभिलाष भाई हैं हमारे साथ। और देख सकते हैं, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि मैंने टाइटल और थंबनेल में कि क्यों नहीं बाय करना चाहिए हमें माइनिंग कार्ड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्यों नहीं बाय करना चाहिए एक माइनिंग कार्ड, और सेकेंड हैंड कार्ड्स में भी आपको जो मेन की पॉइंट्स है वो कैसे आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अभिलाष भाई, आप अपना इंट्रो दे दो पहले थोड़ा सा। मेरा जो भाई चैनल है वो बेसिकली टेक के ऊपर ही है। मैं अच्छा। अनबॉक्सिंग करता हूँ, रिव्यू करता हूँ। जैसे कि हम्म। लैपटॉप्स हो गई, रैम्स हो गई, या फिर पीसी के बारे में कोई भी हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर में ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। अच्छा। ठीक है, मेरा चैनल बेसिकली सारा का सारा इसी चीज पे है। मैं हम्म। कभी कभी स्पेस लॉन्चेस भी स्ट्रीम कर लेता हूँ, लेकिन मेरा हम्म। टेक ही बेस है। अच्छा। तो आपको पहले हम बात करते हैं, आपने ये RX 570 कार्ड खरीदने का कैसे सोचा सबसे पहले? RX 570, RX 580 मैंने इसलिए सोचा ना कि जब मैं रिव्यू कार्ड कोई भी देख रहा था, अच्छा। तो सबसे पहली बात कि आपको प्राइस रेंज में आपका जो अगर बजट वाला है तो उसमें कोई हम्म। कार्ड ठीक आता नहीं है। हाँ जैसे बिल्कुल कि सही आपको बात मालूम कर रहे होगा हो। कि 16 सीरीज कार्ड तो बंद ही हो गया है। हम्म। ठीक है, 20 सीरीज कार्ड भी बंद हो गया है। तो आप नया नहीं ले सकते हो। नया हाँ। कब लोगे, जब प्रोडक्शन में होगा। और GTX 1650 के बारे में हम पता है हम सबको कि भाई 4 GB का कार्ड है, और जबकि उसका प्राइस जब वो था तो एग्जैक्टली, ज्यादा कम हुआ ही नहीं है, उसी प्राइस पे वो कार्ड मिलता है, एग्जैक्टली। तो वर्थ इट बिल्कुल नहीं है उस एकदम कार्ड नहीं है का। भाई, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा रिव्यू देखा है, फिर मैं यहाँ पे खुद रिव्यू भी दे रहा हूँ, और मैंने तो भाई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करके देखा है कैसा हम्म। है। मैं बताता हूँ भाई, मेरे ख्याल आया कि भाई अब तो कार्ड सेकंड हैंड ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन वाला प्रॉब्लम तो है। अच्छा। तो भाई सेकंड हैंड में कार्ड अब बजट में कैसे कौन सा बेहतर होता है, तो आप 16 सीरीज का ले सकते हो कोई भी बजट हम्म। में। और आपके पास में कोई चॉइस नहीं बचता है, हाँ। केवल और केवल चॉइस बचता है तो AMD की तरफ से RX 570, 580। बिल्कुल सही 590 बात। तो भाई 590 एग्जिस्ट नहीं फाइव करता, तो नाइन्टी तो भाई 570, आता ही नहीं, क्योंकि वो मतलब ऐसा बहुत, मतलब वो ज्यादा रेयर कुछ कार्ड है है वो नहीं। काफी। एयर कार्ड है वो, ज्यादा कुछ है नहीं। 580 ले लोगे आप तो आपका उस हम्म। बजट के हिसाब से वो कार्ड दे देगा। 590 में थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा तो लेके क्या करोगे, 6600 XT ले लो। 6600 वाला कार्ड कार्ड भी सही है, फिर नया जनरेशन का भी मिल जाता है आपको। तो मैंने इसलिए ये सोचा ये वाला कार्ड लेने का, मेन चीज इसके और पीछे ये। और भाई आपके सिस्टम स्पेक्स क्या थे जो आपने सोचा कि भाई RX 580 ही सही रहेगा आपके सिस्टम के हिसाब से? तो अपने बता दो सिस्टम स्पेक्स। सबसे पहली बात भाई, बहुत बहुत अच्छी बात तुमने पूछी यार, बहुत अच्छी बात पूछी है। मैंने तो देखा भाई सबसे पहले कि देखो, मेरा प्रोसेसर जो है वो है अच्छा। i5 3570 के थर्ड जनरेशन का i5 हाँ, है। थर्ड अब जनरेशन। जब मैंने थर्ड जनरेशन का i5 लगाया था, हम्म। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं जीपीयू लगाऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यार पैसे पैसे की बात होती है। अच्छा। हाँ। इस बात से तो भाई व्यूअर्स जो है वो भी अग्री करेंगे हाँ भाई कि करेंगे। बिना पैसे के तो 350 का माउस भी लगता है कि 4 करोड़ का है। हाँ भाई बिल्कुल राइट, सही बात कह रहे हो आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो भाई पैसे का प्रॉब्लम था तो मैंने i5 लिया। हम्म। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं कार्ड अगर लूंगा हम्म। और बॉटल नेक करेगा और हम्म। स्टटरिंग होगा, तो वो तो फिर क्या ही हुआ, वो तो कुछ हुआ ही नहीं फिर। बिल्कुल सही बात। कार्ड ले रहे हो, स्टटरिंग कर रहे हो, बॉटल नेक कर रहा है एक्चुअली में तुम्हारा, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरे i5 3570 के हिसाब से अगर कोई कार्ड ठीक ठाक था तो ये तो 16 सीरीज का था, या तो RX 580 है। ये दोनों में से मैंने RX 580 को चुना। और मेरा स्पेक्स के हिसाब से पहले, मेरा रैम तो आप बढ़ा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। रैम अब तो। 4 है 8 कर लो, 8 का 16 कर लो, कोई प्रॉब्लम। आजकल तो 16 GB नॉर्म हो गया है, कुछ लोग 32 GB भी लगाते हैं। तो ये स्पेक्स में मेन प्रोसेसर ही मेरा एक था, जिसकी वजह से मैंने RX 580 लगाया। नहीं तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं RTX 3060 लेने वाला था। नहीं अच्छा। तो RTX 3050 तो उतना बढ़िया है भी नहीं, क्योंकि हाँ। वो डेस्कटॉप के लिए तो है हाँ नहीं, पर सबसे लेकिन पहली बात। जो लैपटॉप्स के लिए है। हाँ 3050 आप सब जानते हो, पर लेकिन जो अभी 6 GB वाला वेरिएंट आ रहा है थोड़ा वर्थ इट है, उसको हाँ, लेने कंसीडर आप कर सकते हो एक बार चाहे तो। क्योंकि और प्राइस है ना, प्राइस है। वहां पे भी प्राइस आता है। क्योंकि आप 3060 लेने जाओगे ना, वो अभी चल रहा है 24 20 के अंदर 24। चल रहा है। 24 भी इनो 3D 24, का मिलता है, 24 में भी जाए हाँ तो। वही 3060 मिल रहा है। हाँ। और अब तो वो नया लेना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि भाई अब उतना पैसा इकट्ठा करना जीपीयू के लिए, सबसे महंगा तो वही, जितना का पीसी नहीं उतना का जीपीयू है, सबसे एक्सपेंसिव पार्ट। तो इस हिसाब से फिर मैंने आरटीएक्स भी कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मेरा हार्डवेयर ही सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने ये आरएक्स लिया 580 8 GB वाला। हाँ तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया में रहते हो और अगर आप सोच रहे हो कि एक फ्यूचर अपग्रेडेबल पीसी आपको बनवाना है, तो तभी बनवाओ जब आपके पास अपने खुद के पैसे हो। अगर आपके पास अपने एग्जैक्टली,
खुद के पैसे नहीं होंगे ना तो आप कभी भी उसे अपग्रेड नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली भाई। और सुनो तुम्हें बताता हूँ, मैं कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे पास फ्यूचर में पैसे आएंगे नहीं यार, भाई मैं पैसे कहाँ से बना हाँ पाऊंगा ये भी फ्यूचर बात में। सही है। देखो फ्यूचर से सोच के चलो। मुझे भी पहले भाई लिटरली बता रहा हूँ, हम्म, गॉड गॉड प्रॉमिस करके बता रहा हूँ यार, सही बता रहा हम्म, हूँ। इंडिया में यही चलता है भाई, कसम खा लो। ठीक हाँ है हाँ। भाई, मैं भाई सही बता रहा हूँ, मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि मैं 1 साल के अंदर मैं गेमिंग करने लगूंगा, RX 580 ले लूंगा। एक हम्म, जीपीयू। हम्म, जीपीयू कौन खरीद के गेमिंग करता है यार? 80% टू 70% ऑफ द गेमर्स इन इंडिया वो लोग इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे खेलते हैं, चाहे वो बेसिकली ज्यादातर के पास तो लैपटॉप ही होता है, उनके मम्मी पापा हाँ का होगा या किसी दोस्त वगैरह का बिल्कुल होगा। सही बात है। डेस्कटॉप भी जिसका होता है वो हम्म, अच्छा खासा प्रोसेसर होता है, तो हाँ। अल्ट्रा एचडी वाला प्रोवाइड कर देता है, तो उसी पे खेलते हैं। तो आप फ्यूचर में जाके खरीद सकते हो, तो हम्म, इसलिए अपना पैसा भाई ने सही बोला इन्वेस्ट करने के लिए, आप खुद ही बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ तो वही मैं कह रहा था कि देखो अगर आपके पास अपना पैसा होगा ना तो ही आप अपग्रेड करो। अगर आपने ऐसा पीसी ले लिया कि आप अपग्रेड करने की सोच रहे हो पर आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैं खुद ही हूँ तो वैसे मैं भी अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने 5,000 ज़्यादा दे के एक मदरबोर्ड पे इन्वेस्ट करा था पर मैं अभी भी उसको अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही बात है कि तो यही है कि अब खत्म करते हैं। तो भाई आप ये बताओ कि आपने जैसे i5 थर्ड जनरेशन का वो पीसी लिया था तो उसमें आपने फिर सेकंड हैंड में लिया होगा या फिर बनवाया कब है, मेनली बात। एक्चुअली मेरा पीसी का जो जर्नी है ना, ये इस वाले हम्म, पीसी का जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ करंटली, काफी लंबा है। अच्छा ये पीसी शुरू शुरू में था इंटेल पेंटियम G620 शायद, जब अच्छा पेंटियम था ड्यूअल कोर। अच्छा। ठीक है, इंटेल एच डी 4000। हम्म, मदरबोर्ड लेकिन इसका था आसूस का H61। अच्छा हाँ तो आपने अपग्रेड मदरबोर्ड कर इसका, लिया तो फिर। हाँ एग्जैक्टली, अब समझ गए होगे। हाँ। मदरबोर्ड जो है ना इसका हम्म, i7 थर्ड जनरेशन सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ लगाया पेंटियम। पेंटियम। तो ये तो अंडर किल हो गया। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई जब अब मैं जीपीयू भी अगर लगाता हूँ तो मेरे को पेंटियम तो हम्म, चाहिए नहीं। हम्म, तो मैंने i5 से इसको अपग्रेड किया। हम्म, और उसके बाद में भाई ये पूरा का पूरा मेरा जर्नी था। और हम्म, लिया मैंने सेकंड हैंड लिया था, जैसा तुमने पूछा भाई, मैंने सेकंड हाँ। हैंड ही लिया था। हम्म, और जब पेंटियम का लिया था तो 2,500 में पूरा का पूरा कैबिनेट पड़ गया था मेरा। अंदर का हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, पावर सप्लाई हो गया, हम्म, सब 2,500 के अंदर में पड़ गया था। मैंने OLX से ही लिया था। अच्छा तो ये तो अगर आपकी। सेकंड हैंड भी, क्योंकि ऑब्वियसली यार पैसा हाँ पैसा कहीं कहीं से हाँ जोड़ना जैसे कि तो मैंने नहीं हमने करना तो पहले नहीं डिस्कस तो। करा अभी। एग्जैक्टली ओ, हाँ। तो अब हम बात कर, अब आप बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही थी इस जीपीयू में और आपने ये जीपीयू कहाँ से बाय करा मेनली, और आपको इनिशियल फेजेस में इसकी जो प्रॉब्लम थी वो कैसे आपने सही करी और क्या आपको आई बेसिकली, तो एक बार बताओ भाई। तो भाई जीपीयू में सबसे पहली बात करूंगा कि कहाँ से मैंने खरीदा है। हम्म, तो मुझे OLX पे एक बायर मिला, मैं OLX सर्च कर रहा था। अच्छा। तो आपको पता होगा कि आप OLX से खरीद सकते हो, नहीं हम्म, तो जूकार से खरीद सकते हो, गेम नेशन या गेम लूट से खरीद सकते हो। हम्म, तो अब आपको जो जीपीयू चाहिए वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं OLX पे ऐसे देख रहा था, तो एक बंदा मिला जो कि क्रिप्टो माइनर था, और हम्म, क्रिप्टो माइनिंग जब से बंद हो गया तो उसके पास में जीपीयू सारे के सारे पड़े हुए थे। अच्छा। तो मैंने उससे बात वगैरह की और उसने बोला कि उसके पास में RX 580 भी है, RX 570 भी है। हम्म, ठीक है, 4 GB वाला भी वेरिएंट है, 8 GB वाला भी वेरिएंट है। हम्म, तो वहां से मैंने तो उससे बातचीत करना चालू किया, और मैं स्ट्रेट अवे खरीदने नहीं गया। मैं चेक करना चाहता था कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं। नहीं तो स्कैम तो आपका 90% केसेस में हो सकता है यार। हाँ ठीक है, ये क्योंकि OLX भी है तो वैसे इंडिया भी में सही कह रहे हो आप। क्योंकि भाई सेलर और बायर ही है ना, बीच में कोई गारंटर तो है नहीं, तो स्कैमिंग हो ही सकता है। और फिर बात आती है कि इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ा खरीदने वगैरह के बाद में। तो भाई इसका प्रॉब्लम ये था कि जो AMD के कार्ड्स है या फिर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है पीसी का रैम का, वो हो सकता है कि आपका जीपीयू सपोर्ट नहीं करे। ठीक है, मेरे केस में क्या था कि मेरा रैम जो था वो दोनों का दोनों स्टिक सेम साइज का नहीं था, एक 8 GB का था और एक 2 GB का था। और मेरा पीसी तो चल जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने जीपीयू लगाया तो उस प्रॉब्लम की वजह से मेरा जीपीयू डिटेक्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि अच्छा। आपका टास्क मैनेजर में भी नहीं दिखाई देगा हम्म, कि जीपीयू जो है वो आपका इंसर्टेड भी है कि नहीं। ना ये ड्राइवर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे और ना ही डिस्प्ले ही आएगा आपका जीपीयू से। हम्म, तो उस मोमेंट पे आपको चेक करना है कि आपका जो पीसी में हार्डवेयर है उसमें क्या कुछ इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है। सबसे पहला चीज की पावर सप्लाई मैंने अपग्रेड किया था, बिना अच्छा। पावर सप्लाई अपग्रेड किए हाँ वो क्योंकि जीपीयू। AMD का वैसे भी कार्ड जो है एक्स्ट्रा पावर कंजप्शन करते हैं और मेरे ख्याल से आपका RX 580 है तो 125 वॉट तो ये बैलेंस्ड में ले ही रहा होगा, है ना हाँ 125। हाँ बैलेंस में, यस हाँ बैलेंस में 125 वोट्स। अगर आप
पीक यूसेज 100% 90% यूसेज पे चला रहे हो तो ये आपका 250 वाट तक आराम से ले लेगा। अच्छा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तो क्योंकि ये कार्ड काफी बीफी है। आपने मेरे ख्याल से 450 वॉट का पावर सप्लाई लिया था कूलर मास्टर का। यस यस, अच्छा। मैंने कूलर मास्टर का 450 वाट का पावर सप्लाई लिया था, जो कि रिकमेंडेड था काफी वेबसाइट्स हाँ पर। रिकमेंड मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अभी 450 वाट का आप ले रहे हो, तो अगर आप फ्यूचर में भी अपग्रेड करना चाहते हो तो ज्यादा ही वाट का ले लो। ऑल्दो फ्यूचर में जो जीपीयूज आएंगे वो एफिशिएंट ही होने वाले हैं, तो आप कोशिश करो कि आप 600 वाट का ले लो। मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, मैं अपनी वीडियो में नहीं बताया था लेकिन इसमें बता देता हूँ कि जस्ट आप 200 रुपये कूलर मास्टर वाले 450 वाट से ऊपर खर्चा करोगे ना, तो आपको 550 वाट का गीगाबाइट का मिलता है सेम कॉन्फ़िगरेशन। नहीं मिलता तो देखो गीगाबाइट का है, पर वो गीगाबाइट में क्या है ना, वो बी सीरीज में है। अब पहले उनकी एक सीरीज आती थी तो पी बी करके, वो थोड़ी ज़्यादा बेटर थी, पर अब कोई नहीं, हम उस पर बात नहीं। तो आपका पावर सप्लाई में मेजरली क्या इशू देखने को मिला जब आपने ग्राफिक कार्ड लगाया? तो आपने रैम का तो बता दिया कि रैम में आपका ऐसा था कि भाई ये मेरा पावर सप्लाई जो था भाई, लकीली पावर सप्लाई जो है वो रेटिंग के साथ में आता है, वो प्लेन रेटिंग नहीं है, 80 प्लस ब्रोंज था वो। तो भाई पावर सप्लाई क्या हुआ कि जब मैंने जीपीयू लगाया तो मेरा पावर सप्लाई पुराना वाला फॉल्टी था। अच्छा। क्योंकि मैं भाई वो मैंने यूज किया और 10-15 दिन यूज किया, लेकिन मैंने जब जीपीयू लगा करके टेस्ट किया तो कहीं पे शायद प्रॉब्लम देने लगा वो। ठीक है, मतलब कि वो पावर सप्लाई फिर ऑन ही नहीं हुआ, उसका कुछ खराब हो गया था कंपोनेंट, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने पावर सप्लाई खोला नहीं। मैं सीधा लेके गया सर्विस सेंटर पे और नया पावर सप्लाई लेकर के आया और इसमें लगाया तो फिर वैसे ही चलने लगा। बेसिकली फॉल्टी यूनिट था मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे पूरा का पूरा अंदाजा है, क्योंकि अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि यार पावर लॉस हो जा रहा है, 100% यूसेज भी चल रहा है, हाई सेटिंग से भी चला रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, मेरे गेमिंग चैनल पे डालता भी हूँ, तो भाई सब कुछ सही चल रहा है अभी तक तो। और इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे हाँ तो 8 पिन कनेक्टर ही लगाया हुआ है, बाकी का 8 पिन हाँ आपने लगाया नहीं है। कनेक्टर जो मैंने नहीं लगाया वो ओवरक्लॉकिंग के लिए है। तो भाई उसके बिना भी आप अपना जीपीयू काफी हाँ एडिशन भी तो आपका सफायर का है ना, तो इस वजह से हाँ ब्लैक। तो गाइज आप उन्होंने इसमें किया हुआ है। तो गाइज आप देख सकते हो कि एंटी स्पोर्ट्स और ये जो टीन का डब्बा वाला पावर सप्लाई होता है जेब्रोनिक्स का, इनमें भी, इनके अलावा भी ब्रांडेड कूलर मास्टर की सप्लाई में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऐसा नहीं है कि किसी की पावर सप्लाई में नहीं आएगी, पर लेकिन आपको एक सेफ साइड पे रह के 80 प्लस ब्रोंज खरीदना ही चाहिए, कि मैं भी रिकमेंड करता हूँ। और ऐसा भी नहीं है बहुत कुछ हो यार, क्योंकि अगर पावर सप्लाई आपने सस्ता लगा लिया, मैं तुमको रिकमेंड करता हूँ भाई, देखो सस्ते पावर सप्लाई पे मत जाओ, एकदम मत जाओ। मेरे दोस्त ने 450 वाट का शायद पावर सप्लाई लिया है एंटी स्पोर्ट्स का, वो 2500, वो बोल रहा हूँ वो 1500 और 2000 का पावर सप्लाई है यार। वो बेचारा अगर कल जीपीयू लगाया है उसका चाइनीज कंपोनेंट फूक जाएगा। हाँ हमने केस देखा है। ऐसा होता है ना कि एकदम से माइक्रो सेकंड्स के लिए अगर कोई आप एक ट्रिपल ए टाइटल या कोई भी एक डबल ए टाइटल भी चला रहे हो तो एकदम से जीपीयू डिमांडिंग करता है। उसमें होता क्या है, अगर वो करंट दिया नहीं ना आपके सप्लाई ने, तो एकदम से क्या होगा, आपका पूरा पावर कट हो जाएगा और आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जो खराब होने की है वो खराब भी हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर आपके एरिया में अगर होता है तो पावर सप्लाई उसको भी रेगुलेट करता है यार। और 300 मान लो कि 250 वोल्ट ही आ गया, 250 वोल्ट 300 वोल्ट ही आ गया, क्योंकि मेरे एरिया में कभी कभी ऐसा होता है। और भाई पावर कट जब होता है तो अचानक से तो पावर कट में आपका इन्वर्टर चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर पावर कट हुआ आपके पास इन्वर्टर भी नहीं है, जैसे भाई कि आपके साथ में हो सकता है, भाई उसके में तो पूरा पावर ही लॉस हो जाएगा, या फिर आपका रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इन्वर्टर अगर आपका खराब, मतलब थोड़ा पुराना है, तो उसमें पावर स्विच करने में टाइम लिया तो खराब हो सकता है। देखो तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पावर सप्लाई चीप वाला लगाया, चीप वाला भी ऐसा कि जिसमें अगर 80 प्लस की सर्टिफाइड रेटिंग नहीं है वो वाला लगाया, जिसमें OCCP या फिर अगर आप जानते हो OTTP, इन सब की प्रोटेक्शंस नहीं है, तो भाई देखो चांसेस है खराब होने। और मैं तो कहता हूँ देखो, खराब होने के लिए तो टीन का डब्बा भी खराब नहीं होता, बहुत सालों तक चल जाता है, पर हमें ऐसा करना चाहिए एक सेफर साइड पे रखते हुए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपने आप को सेफ साइड पे और अपने सिस्टम को दोनों को रखना चाहिए कि कुछ लॉस ना हो सके हमारा। हाँ तो भाई अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो भाई जैसे आपने पावर सप्लाई कह रहा हूँ, ये अपने जीपीयू खरीदा तो आपको जैसे लगा था, तो आपको और कोई नहीं मिला, मतलब OLX के अलावा और कोई? जैसे हम देख रखते हैं आज की बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे और यूट्यूब पे भी हमें मिलता है कि बहुत सारे बंदों ने वीडियो बना रखी है सेकंड हैंड जीपीयू, ये नेहरू प्लेस और कभी मुंबई में सेकंड हैंड जीपीयू की मार्केट है और वो बंदे बेचते भी हैं।
भाई बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहला कि आप जिस जगह पे रहते हो उसके हिसाब से आपको कन्वीनियंस क्या पड़ता है वो देखना पड़ेगा। आपको ट्रैवलिंग कन्वीनियंस से अपना एरोप्लेन से बेशक जा सकते हो। आप जितना का जीपीयू लेने जाओगे सेकंड हैंड अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए, तो आप दिल्ली जाने का टिकट भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे और आने का भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जीपीयू लेने के लिए उतना दूर जाएगा कौन? अगर आपके जीपीयू में खराबी आएगा तो क्या गारंटी कि आप वापस जाओगे ठीक कराने के लिए? ये भी बात सही है आपकी। है कि नहीं? तो अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर आपका दिल्ली में आना जाना है तो आप वहां से ले लो नेहरू प्लेस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इनफैक्ट वहीं से लेता, ठीक है। अब लेकिन मैं रहता हूँ बिहार में, और अच्छा। बिहार में क्योंकि ऐसा कोई मेजर जगह नहीं है यार, यहाँ पे है ही नहीं कंप्यूटर जैसा कोई चीज, सही बता रहा हूँ। अच्छा। दुकान है, वो आपको कंपोनेंट लगा के बेच देंगे। आपको कुछ दिक्कत आता है तो आप सर्विस सेंटर को खोज के चक्कर काटोगे। और पटना ही मेजर जगह है बिहार में जहाँ पे ये सब टेक्नोलॉजी की छोटी मोटी चीजें हैं। और इनफैक्ट आपको सर्विस सेंटर में मिलेगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपको उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए। सपहायर का जो सर्विस सेंटर है, एक्चुअली मैं इसको सर्विस सेंटर पे लेकर जाने वाला था जब मेरे को ये प्रॉब्लम पता नहीं चल रहा था रैम वाला। अच्छा। भाई सर्विस सेंटर खोजने मुझे इसको 5-6 दिन लगा है आराम से। रेडिट के पोस्ट पढ़ करके, सपहायर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को पढ़ करके मुझे पता चला कि सुपरट्रॉन टेक्नोलॉजीज करके कोई डिस्ट्रीब्यूटर है थर्ड पार्टी जो कि इस कंपनी के कार्ड्स का सर्विस हैंडल करता है, जो कि ऑपरेट करता है बिहार में। अच्छा, बिहार में ऑपरेट। अच्छा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट करता है। लेकिन नहीं भाई किसी को पता नहीं है, कोई क्या सोचेगा कि सपहायर नाम का सर्विस सेंटर होगा, है कि नहीं? तो कूलर मास्टर नाम का सर्विस सेंटर होगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जैसे कि मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर है तो मारुति सुजुकी की गाड़ी वाला वहीं जाएगा, लेकिन सही इनका बात तो है। ऐसा है नहीं। इनका डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ही इनको सारा का सारा मैनेज करता है, तो वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनफैक्ट आप उसी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ये देखोगे कि आपको कितना फिजिबिलिटी है आइटम्स का, सर्विस का क्या फिजिबिलिटी है। आप लेने देने जाओगे तो उसमें फाइनेंशियली का क्या फिजिबिलिटी है, वो सारा का सारा चीज। तो मैंने ये कंसीडर किया कि भाई ऐसे आदमी से बाय करूंगा जो मेरे आसपास ही होगा और जो इन सब चीजों के बारे में जानता हो, खुद ही जानता हो भाई। क्योंकि उसको खुद पता नहीं होगा वो सामान बेच रहा है, वो तो ज्यादा में करके बेचेगा, कम में तो करके भाई कोई बेचता भी नहीं है। तो भाई मैंने आसपास एक बंदा देखा OLX पे, और क्योंकि बाकी वाला यूट्यूब जो होता है या फिर कोई भी वेबसाइट पे कोई आदमी रीडायरेक्ट करता है कि भाई इस वेबसाइट से वगैरह वगैरह ले लो, तो आप सबसे पहली बात वहां पे आपको प्रीपेड करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। हाँ, ये भी बात सही कही। और पैसा आप दे रहे हो तो मैं बताता हूँ कि भाई सबसे पहली बात RX 580 आपको नहीं मिलने वाला है किसी वेबसाइट पे, मैं ये आपको बता दूं। हाँ, मैं दिखा देता हूँ गाइस, रुक जाओ, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। भाई दिखा रहे, हाँ, ये देखो। RX 580 किसी ये भी देखो। गेम नेशन, गेम लो, जू कार्ड पे किसी भी देख लो, आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है हमेशा। ये देखो भाई, जैसे कि ये देखो, सब पे आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। सेंटर पे मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने पहले बताया कि सर्विस सेंटर जो है उसका, ये डिस्ट्रीब्यूटर तो हम है लेकिन सर्विस सेंटर का एक्चुअली में नंबर कोई और है। तो फिर मैं उसमें गया नहीं। मैं सोच रहा था कि यार देखो अगर बन जाता तो मैं इसको बनवा लेता, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि भाई एक बार मैं खुद दोबारा कुछ ट्रबल शूट करके देखता हूँ, कुछ हो जाए तो सही है। मेरा पैसा, क्योंकि आप अल्टीमेटली सर्विस सेंटर में जाओगे तो वहाँ भी आपका पैसा ही लगेगा ऑब्वियसली, और क्या करेंगे वो लोग क्या नहीं करेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो मैंने इसको खुद करना प्रीफर किया। मैंने सर्विस सेंटर वाला कॉन्टैक्ट ले तो लिया लेकिन मैंने उनको विजिट नहीं किया। तो वैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक माइनिंग जैसे कार्ड में, अगर आप देखो माइनिंग का कार्ड ऐसा है कि इसकी बात अगर करें हम कि इसमें होता क्या है कि अगर आपने ये कार्ड लिया है 2021 या 2022, मतलब अगर ये कार्ड ये इस टाइम पे परचेज्ड है तो कार्ड में होता क्या है कि अगर आपकी दिक्कत आने की चांसेस बहुत कम आते हैं। पर लेकिन अगर आपने इसके बाद इससे पहले का कार्ड लिया है माइनिंग में तो फिर बहुत प्रॉब्लम है आपको, है ना भाई। क्योंकि बताऊँ ये कार्ड्स में क्या होता है कि अगर आप पूरी वो यूज़ कर लोगे ना इनकी, तो 30% से आपकी 50% भी जो पावर होती है, पावर मतलब पावरफुल जो कार्ड्स है, मतलब इनकी पावर ख़त्म हो जाती है, ये कम परफॉर्म करने लगते हैं आपके। तो इसी वजह से आपको माइनिंग का कार्ड जो है वो कभी लेना नहीं चाहिए, ऐसा भी मैं कम मानता नहीं। और दूसरी बात, ये रिटेलर्स के पास तो होता ही नहीं है, ये उन लोगों के पास मिलेगा आपको जो माइनिंग करते थे और उन्होंने उनका स्टॉक है अभी भी, तो वही है। और कभी कभी आता है रिटेलर के पास। तो इससे एक और क्वेश्चन उठता है कि आपने बेंचमार्क टेस्ट करे थे तो आपको कुछ फ़र्क लगा इसमें आ रहा, आपने अगर यूट्यूब पे देखे थे तो सेम कार्ड के ही बेंचमार्क, तो उसमें और इसमें आपको कुछ फ़र्क लगा? नहीं, एकदम फर्क नहीं लगा। क्योंकि भाई माइनिंग जो कार्ड पावर ड्रॉप का ऐसा कुछ,
पावर वगैरह कुछ ड्रॉप नहीं हुआ यार, अच्छा 100% पे रन कर रहा है, टेम्परेचर भी सब नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि अभी आज मैंने जो वीडियो डाला है ना उसमें दिखाया गया है कि इस फैन का जो एक जीपीयू का जो एक फैन है, हम्म, ठीक है, 2 फैन है इसमें, तो जीपीयू का जो एक फैन है उसमें थोड़ा लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम था, तो वो आवाज करता था, और अल्टीमेटली जो वो फैन है वो स्टॉप हो गया था। तो भाई उसके अलावा बस फैन के एक फैन में इशू होने के अलावा और कोई भी इसमें इशू मेरे को नहीं आया था इसका बेंचमार्क रन करने में। ये तो भाई आइडल टेम्परेचर जाता है 36-35 डिग्री सेल्सियस, अगर आप यूज करोगे तो 75 डिग्री के आसपास में मेंटेन करता है। और अगर आप लैपटॉप यूजर हो तो आपको आसानी से पता होगा कि आपका लैपटॉप 100 डिग्री सेल्सियस तो आराम से जाएगा ही जाएगा, टू द मोमेंट कि आप उसको अपने आइस पे रख के यूज ही नहीं कर सकते हो, बेड पे रख के यूज ही नहीं कर सकते हो लैपटॉप्स को। तो उस हिसाब से तो ये कूलिंग में भी बेटर ही है, पावर सप्लाई में पावर ड्रॉ भी सही कर रहा था, रेंडरिंग भी सही था। जैसे कि मैंने MSI कंबस्टर यूज किया, फॉर्मार्क यूज किया, जो कि 2 मेन सॉफ्टवेयर है, और इनको जितना टाइम हो सकता था 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैंने पूरा का पूरा चला करके रखा। और फिर उसके बाद में जितने भी मैंने स्कोर तो दिए हुए मुझे 1 महीना की नहीं, उसमें कुछ स्टटर वगैरह मेरे को देखने के लिए नहीं मिला, सब कुछ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार स्टटर देखने को थोड़ा सा मिल जाए क्योंकि पुराना वाला फील आ जाएगा फिर हाँ सही इंटेल बात है। HD 4000 जैसा, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो बोले कि वाह भाई सही है, फिर तो भाई उसमें नहीं था। अभी जैसे आपकी वीडियो में आपने बताया कि इसमें इसका थर्मल पेस्ट वगैरह भी चेंज करा, तो हाँ, उसके बारे में yes, कुछ बताना चाहोगे कि आपने कुछ हीटिंग वगैरह का yes, प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर जैसे फैन लुब्रिकेशन का तो चलो आपने बताया ही, हम्म, पर उससे पहले भी आपने थर्मल पेस्टेस का चेंज करा था, तो उसके बारे में क्या था वो चीज़? थर्मल पेस्ट का बात जहाँ पर ये है कि जब मैंने ये कार्ड लिया था माइनर से, तो भाई बहुत ज्यादा गंदे कंडीशन में था, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं रखा भी नहीं हुआ है, जब से यूज हो रहा है तब से इसको किसी ने छुआ भी नहीं है, जिसमें वारंटी का स्टिकर लगा होता है एक्चुअली में। ये बात मैं बोलना शायद भूल गया, इस कार्ड को कभी किसी ने ओपन भी नहीं किया था। तो आपको तो बिना बॉक्स के मिला हुआ ना पर? नहीं नहीं, मेरे पास बॉक्स है इसका। अच्छा है। हाँ, अच्छा मतलब बॉक्स के साथ में स्टिकर तो, हाँ स्टिकर तो हो ही गए। वही तो मैंने बोला कि जो ये क्या कहते हैं इसका थर्मल पेस्ट का प्रॉब्लम था कि ये भाई खोला नहीं गया था। तो एक्चुअली में जब मैंने इसको, क्योंकि आप खोलते तो वारंटी वॉइड हो जाता है और वारंटी बचा कहाँ है इस पे, तो मैंने इसको खोला और जब मैंने खोल करके देखा तो क्योंकि माइनिंग का कार्ड है, तो माइनर एक्चुअली में क्या करते हैं कि कार्ड को खोल करके थर्मल पेस्ट चेंज करना काफी ज्यादा वो काम है, लेंदी काम है। क्योंकि आपको इसको, क्योंकि इसका आप ध्यान से अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका बैकप्लेट है, ये ऊपर में जो आप देख रहे हो यहाँ पे, एक सेकंड में ऐसे जरा कैमरा दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ऊपर में इसके ये बैकप्लेट लगा हुआ है। अच्छा। और ये बैकप्लेट जो है आपको यहाँ से स्क्रू हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसका हीट सिंक है, ये पूरा का पूरा हीट सिंक का ग्रिल है, तो इसको आपको पहले हटाना पड़ेगा, ये दूसरा हटाने वाला चीज हो गया। फिर ये तीसरा चीज इसका ब्लैक कलर का कवर है, उसको हटाना है, वो तीसरा चीज हो गया। और इसमें वायर्स है, जैसे LED के वायर्स हो गए आपके, इसमें डबल बायोस है, मतलब अगर अपडेट करते समय आपका एक बायोस जो है वो पावर लॉस के चलते में अगर खराब हो जाता है तब दूसरा बायोस पे भी स्विच कर सकते हो, उसका भी आपका पावर का केबल है इसमें। वो सारी चीज हटाने के बाद में आप अंदर में जो PCB है ना, जो बोर्ड है, PCB डाई है, VRAM है, यस, वो सारे का सारी चीज तब आप रीच कर पाओगे, तो काफी लेंदी काम बन जाता है और कितने सारे तो स्क्रू ही लगे हुए हैं इस पे, तो भाई उस वजह से ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने जब इसको खोला तो देखा कि बहुत सारा डस्ट था और थर्मल पेस्ट इसका पूरा का पूरा रबड़ बन चुका था। तो भाई फिर मैंने इसका थर्मल पेस्ट अच्छे से साफ किया, और रिकमेंड करूंगा कि भाई आप किसी भी लिक्विड टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करो, पेट्रोल, अल्कोहल कुछ भी नहीं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी नहीं, आप सिंपली ब्रश का इस्तेमाल करो, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बिना आप किसी प्रोफेशनल के अगर यूज कर रहे हो तो आपका कंपोनेंट डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। मेरे केस में हो भी जाता, यस, मेरे केस में हो भी जाता, तो मैंने सिंपली एक ब्रश लिया, पेंट ब्रश भी आप ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि बहुत थिन टाइप का ब्रश लो और पूरा साफ कर दो। मैंने बहुत अच्छे से इसको साफ किया, तभी जाके इतना क्लीन लग रहा है। और डस्टी आपको एकदम नहीं रखना, ठीक है, डस्टी रखोगे थोड़ा सा भी तो वो क्लॉग होने लगेगा, बाद में वो डस्ट और डस्ट को बुलावा देगा। फिर उसके बाद में थर्मल पेस्ट चेंज कर दो। थर्मल पेस्ट चेंज करने के लिए आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जगह पे थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, और एक्चुअली फिर उसको हटा करके वापस से सब कुछ लगा दो, अलाइन करके, फिर आपका GPU जो है वो रेडी हो जाएगा। तो उसमें बस मुझे एक प्रॉब्लम दिखा कि जिस आदमी ने माइनिंग किया हुआ था उसने कभी थर्मल पेस्ट वगैरह चेंज नहीं किया था। हाँ, तो थर्मल पेस्ट
चेंज करेंगे ही नहीं भाई, वो उन्हें चलाना है लगा लगा के, तो उनका तो कोई होगा ही नहीं, तो वो आपको ही करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं भाई अपने मेन कंक्लूजन पे कि आपको माइनिंग कार्ड्स बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो भाई अगर आपको कोई सजेशन ओपिनियन है तो बताओ, तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है कि जहाँ पे आपको नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, हाउ माइनिंग कार्ड्स वर्क, हाउ माइनर्स यूज देयर कार्ड्स, व्हाट इज द टेक्निकलिटीज बिहाइंड द माइनिंग कार्ड्स, इज थर्मल पेस्ट हो गया, इनकम्पेटिबिलिटी हो गया, लाइफ हो गया, पावर ड्रॉ हो गया। अगर आपको इन सब का नॉलेज है, मेरी तरह या कोई भी आदमी जिसको है, अगर आप ले सकते हो तो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपके पास पैसा आपका खुद का होना चाहिए, और तब आप मैटर नहीं करता है। मैं किसी और का पैसा लेके अगर बाई करता हूँ तो माइनिंग का कार्ड मैं बाई नहीं करता। मैं कोशिश करूंगा कि एक दूसरे किसी ऐसे आदमी से बाई करूं जो कि माइनिंग नहीं करता होगा, ठीक है। और अगर आप ले भी सकते हो, आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपके ऊपर इंडिपेंडेंट है। मैंने माइनिंग वाला कार्ड लिया, क्या गारंटी था कि मेरा माइनिंग वाला कार्ड चलता? वैसे कोई आपको गारंटी नहीं था। मैं हाँ बोलिए, मतलब कि मतलब मिला कितने को आपका ये कार्ड, कितने का पड़ा आपको? कोई ये कार्ड मेरे को पड़ा 5,000। नेगोशिएशन वगैरह करके? ये सब कुछ मेरे को 5,000 का पड़ गया। 5,000? 8 GB वाला वेरिएंट, बोल 7,000 रहा था, लेकिन दिया उसने 8,000। 8,000 बोल रहा हूँ, 5,000। 5,000? वैसे तो गाइस अगर आप एक तो इसके ऊपर कोई वारंटी वगैरह ही मिली थी आपको 1-2 महीने की, नहीं, जैसे होता वारंटी है? कहाँ से मिलेगी कि 2017 में रिलीज हुआ है नहीं, ना। अच्छा, वो अपनी तरफ से वारंटी अगर उसने नहीं देगा वैसे तो वो, हाँ हाँ। पर वो पर्सनल, वो उस पर डिपेंड करता है, सेलर पे, उसका दिल कैसा है। तो उसने बोला कि अगर कार्ड, उसने मेरे को जेन्युइनली बोला, मैंने ये सब उससे कांटेक्ट में था मैं, कि अब देखो अगर आपका सेलर आपके प्रति थोड़ा भी डील के प्रति थोड़ा सा भी लॉयल्टी रखता है, तो आपको चांस देगा कि अगर आपको गलत कार्ड उसने दिया है जो फॉल्टी है, और वो उसको नहीं पता था कि वो कार्ड फॉल्टी है, तो आपको रिप्लेस करके देगा। मेरे पास में उसने ऑप्शन दिया था कि, अच्छा। बोला उसने कि ये कार्ड मैं आपको दूसरे इसकी जगह पे दे सकता हूँ, हम्म। और ये वाला कार्ड आप मेरे को वापस कर दो। अब उस टाइम पे ना उसको पता था ना मेरे को पता था कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कार्ड यही वाला कार्ड चल पड़ा। तो उसने मुझे ऑप्शन दिया था कि हाँ, अगर कार्ड नहीं चलता है ना, तो इसकी जगह में दूसरा दे सकता हूँ। लेकिन पैसा रिप्लेस करने का उसने ऐसा कोई बात नहीं बोला, रिफंड का। हाँ, तो वही जब अपने कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि आपको माइनिंग कार्ड्स बाय करने चाहिए कि नहीं, तो भाई मेरा ओपिनियन और सजेशन यही रहेगा आपको। देखो, माइनिंग कार्ड्स के बदले आप सेकेंड हैंड कार्ड बाय करो तो ज़्यादा बढ़िया है। उन पे 1 महीने की वारंटी भी आती है, पर लेकिन यहाँ आपके लिए अगर आपको अपने लगता है कि भाई एट योर ऑन रिस्क कि आप चला सकते हो और आपको सही डील मिल रही है, तो मे बी आप टेस्ट करके, आप ये नहीं कि ऐसे टेस्ट करके उसको ले सकते हो। एज एज एग्जैक्टली। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन यही कार्ड मैं अगर बताऊँ तो 6 से 6,500 के बीच में 1 महीने की वारंटी के साथ सेकेंड हैंड मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है। आपका 580 और 570 दोनों भी इसी प्राइस पे, तो ले सकते हो। तो वैसे तो आपको, पर लेकिन अगर आप तभी लेना जब आप अपने खुद एक बार उसको चला के देख लो, सारे टेस्ट रन करके देख लेना। नहीं तो फिर आपको अगर कार्ड लेने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई माइनिंग वाले कार्ड्स आपको, हम सबको ही पता है कि भले ही माइनिंग बंद हो गई हो, पर माइनिंग वाले कार्ड चाहे GTX सीरीज, पर आपकी जो RX 500 सीरीज है इनमें दबा की माइनिंग हुई है। हाँ, ये फेमस ही बहुत इसलिए हुए थे क्योंकि एक तो पावरफुल है। तो अगर, पावरफुल और इसलिए क्योंकि पावर डिमांड करते हैं, और जितना पावर दोगे वो चीज उतनी परफॉर्म करेगी, और इसीलिए। अगर तो गाइज आपको लग रहा है कि भाई ये सेकंड हैंड में, तो सेकंड हैंड में भी काफ़ी बंदे रखते हैं जो बताते नहीं है माइनिंग का कार्ड है, पर माइनिंग का कार्ड होता है। पता ही नहीं चलता कि वो माइनिंग में जो है वो 6 से 7 महीने यूज़ हुआ होता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक कार्ड जो है वो 1 साल अगर चल जाएगा माइनिंग में, तो ही उसमें परफॉर्मेंस का ड्रॉबैक मिलेगा जो आपको चाहिए। तो गाइज यही था आज का वीडियो। अगर आपको बढ़िया लगे तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अभिलाष भाई के चैनल को चेकआउट भी कर लेना। मैं दिखा देता हूँ एक बार भाई का चैनल, ये देख सकते हो आप। काफ़ी बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, और देख सकते हो, मतलब थोड़ा टेक से रिलेटेड, इनके अगर GPU के बारे में जानना है इस वीडियो से रिलेटेड तो देख सकते हो, कुछ भी टॉपिक्स हैं, और आपको अगर बढ़िया लगे तो कर सकते हो। और दूसरा भाई, आज की वीडियो में हमें बनाने में ही बहुत मेहनत लगी है, पहली बात तो है ना। तो प्लीज भाई हाँ, तो सब्सक्राइब भी कर देना हाँ, चैनल को, हाँ, और लाइक कर देना, ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसे और वीडियोस लेकर के आ हाँ, सके। अगर फ्यूचर कोलैब होता है तो ऑब्वियसली लेके आएंगे आपके लिए, है ना। कुछ क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हो, डेफिनेटली वी आर रेडी टू आंसर इट।